मैं घूर घूर कर अपने बस्तर पर बैठी हुई इस लड़की को देख रहा था, जो घोंघट ओढ़कर यूं बैठी थी जैसे मैं अभी जाऊंगा, बड़े ही प्यार से इसका घोंघट उठाऊंगा और उसके हुस्न पर जमीन से लेकर आसमान तक हुस्न के गीत गाकर तारीफ करते हुए मुना दिखाई में ये अंगूठी पहना दूंगा, जो मुझे मेरी माँ ने जबरदस्ती हाथ में थमा दी। मेरा तो बस नहीं चल रहा था। अगर मुझ पर एक जान लेना जायज होता तो मैं अभी जाकर इस लड़की की लेता। मेरी आंखों में गुस्से से आंसू उभरने लगे थे, मगर मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था, इसलिए क्योंकि मेरा ताल्लुक मुशरकी घराने से था। मैं एक मुशरकी लड़का था, मजहबी घराने से ताल्लुक रखता था। अगर मैं कोई एक भी गलत कदम उठाता तो घर वाले न जाने मेरे बारे में क्या सोचते कि मैंने नई नवीली दुल्हन के साथ ऐसा भी क्या कर दिया कि उसके चीखने की आवाजें कमरे से बाहर तक होने लगी। बड़ी मुश्किल से जाबित करता मैं मिठियां भैंचकर बेड के करीब आया। कितने अरमानों से, कितने चाहों से मैंने ये कमरा सजाया था। एक एक फूल अपने हाथों से डेकोरेट करते हुए मैं सोच रहा था कि जब माहीन दुल्हन बनकर मेरे साथ उस कमरे में आएगी तो न जाने वो लम्हात कैसे होंगे। मुझे वो सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। वो रात सचमुच वो सब कुछ एक ख्वाब ही रह चुका था। ये सारी सजावट मैंने सिर्फ और सिर्फ माहीन के लिए की थी, मगर आज दुल्हन बनकर जो मेरे कमरे में मौजूद थी, उसे देखकर तो वैसे ही मेरा खून खोल जाया करता था। मैंने आगे बढ़कर एक झटके से उसका घोंट उठाया। वो इसके नीचे शर्माते हुए शायद उस इंतजार में थी कि मैं उसे अपना लूंगा और जज्बात में बहकर उज की रात उसके नाम कर दूंगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं भी अरसलान था। अरसलान आलमगीर कोई आम नहीं था जो इससे उतनी आसानी से अपने निकाह में कबूल कर लेता। वो घबरा कर मुझे देखने लगी, कहने लगे कि क्या हो गया अरसलान, अब मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सच पूछें, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर मैं अगले ही पर अपना हाथ है उसकी गर्दन पर ले जा चुका था। उसे गर्दन से दबोच कर बेड से खड़ा करके कहने लगा, मैं जानता हूं तुमने ही क्या। ये सब कुछ तुम्हारी तो पहले ही मुझ पर नजर थी। मैं कोई बच्चा हूं नहीं हूं जो कुछ समझ ना सकूं। सामने वाले की नजर में और दिल में क्या चल रहा है सब कुछ मुझे दिखाई दे देता है। तुम जिन नजरों से मुझे देखा करती थी, बार बार मुझे छूने की कोशिश करती थी, तुम्हारा तो बस नहीं चलता था कि आकर मेरी गोद में ही बैठ जाती। और अब ड्रामे बाजियां कर रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। बताओ, कहाँ है ऐनी? क्या है तुमने ऐनी के साथ? सच सच बताओ, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। उसकी रंगत बदलने लगी, वो खानसने लगी। ये सोचकर ही उसे छोड़ चुका था कि कहीं मर ही न जाती। मैं गुस्से से कहने लगा कि अभी की अभी अपना होलिया दरस्त करो और अपनी शक्ल गुम करो, मैं तुम्हें कभी भी अपनी बीवी की रूप में कबूल नहीं करूंगा। वो फूट फूट कर रो रही थी। रोते हुए अपना सांस बहाल करते हुए कहने लगी, उज तक अपने अपना असल चेहरा सबसे छिपा कर रखा। सब आपको एक शरीफ, इंतहाई अच्छा इंसान समझते रहे, मगर अब तो दरंदे निकले। अच्छा हुआ जो आप ही ने अब से शादी नहीं की, वरना न जाने अब जैसे शख्स के साथ वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारती। अब तो इंसान नहीं, हैवान है। उसकी ये बात मुझे मजीद गुस्सा दिला रही थी। मैंने उज तक किसी लड़की के साथ बदतमीजी तो नहीं की थी, मगर उसकी ये बातें सुनकर सचमुच मेरे अंदर शैतान ने मुझे वर्गलाना शुरू कर दिया। मैं गुस्से से आगे बढ़ा और उसे बाजू से खींचकर अपने करीब करके कहने लगा कि अच्छा, अभी तुमने मेरा शैतान जागता हुआ देखा ही कहाँ है? बहुत शौक था ना मेरी बीवी बनने का, और अब ये नाटक कर रही हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मर्द सच में दरंदा बनता है तो वो अपने सामने खड़ी औरत का क्या हाल करता है। मेरी आंखों में छा रही वहशत को देखकर वो घबराई थी, मगर मैं उस पर बिल्कुल ही बेकाबू हो चुका था। मैं बस किसी भी तरह इस लड़की को अपनी नफरत का निशाना बनाना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि तुम कभी भी मेरी जिंदगी में वो मकाम हासिल नहीं कर सकती जो मकाम मैं ऐनी को देना चाहता था। तुम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि अपनी बहन को भी धोखा दिया है। मेरा जहन कब मुझे बगावत पर है उतार गया कि मैंने इस रात जो कुछ किया, अगली सुबह माहीन मैं सर झुकाकर अपनी माँ बाप के साथ बैठा था। मेरी माँ बार बार मुझे कहनी मारकर कह रही थी कि अरे बेटा, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? एक बार नजर उठा है कर देखो तो सही, सामने ही तो तुम्हारी होने वाली बीवी बैठी है। थोड़ी बातचीत करो, मिल मिला लो, एक दूसरे को जान लो। मगर मैं शुरू से ही इसी मिजाज का था। मुझे लड़कियों से शर्म आती थी। यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाई की थी, मगर फिर भी कभी किसी लड़की के साथ फरी होकर बातचीत नहीं की थी। ये शर्म व हया मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी। अभी भी मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि मैं सर उठाकर सामने बैठी अपनी बीवी को देखो, जिसकी तस्वीर कल रात मुझे मेरी माँ ने दिखाई थी और मैंने देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। क्योंकि आज तक मैंने बहुत लड़कियां देखी थीं, मगर इनमें ऐनी थी जो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी थी।
उसे देखने के बाद सारी रात मैं सो नहीं पाया था। मेरा मन मचलने लगा था। बस यही जी चाहता कि कब मेरी उसके साथ शादी हो और वो मुझे उस कमरे में मेरे साथ मैसर मिले। मैं दिल फेंक लड़का तो नहीं था, मगर मेरे भी कुछ ख्वाब और जज्बात थे जो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के साथ मुकम्मल करना चाहता था। आखिरकार हिम्मत करके मैंने सिर उठाकर सामने बैठी गुलाबी रंग के फिराक और दुपट्टा उड़े मासूम सी ऐनी को देखा। देखते ही जैसे मैं पलकें चमकना भूल चुका था। वो इस वक्त मुझे तस्वीर से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। हम दोनों की नजरें मिली और अगले ही पल वो शर्मा कर सिर झुका गई। हमारे बड़े तो हमसे थोड़ा दूर बैठे बातों में मसरूफ थे। अभी मैं ऐनी को देख ही रहा था जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे पूरे वजूद में एक झरझरी सी आई थी, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी यूं मेरे कंधे पर हाथ रखा होगा। दोस्ताना अंदाज में हाथ नहीं रखा था। मेरे तो दोस्त भी बहुत कम थे और जो दोस्त थे वो मेरे मिजाज से अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए कभी किसी दोस्त ने मुझसे फरी होते हुए मेरे कंधे पर हाथ नहीं रखा था, क्योंकि मुझे ये सब कुछ गैर मुनासिब सा लगता था। यकीन मानिए इस वक्त मुझे 400 नाले का झटका लगा था जब मैंने पलट हुआ कर देखा तो एक 18 साल की चंचल शौक मजाज सी लड़की थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि हुस्न में वो भी बेमिसाल थी। छोटी सी करती और चस्त पजामा पहने बालों को खोलकर कंधे पर फैलाए मेकअप की दुकान लग रही थी। एक तो उसने उस कदर डार्क लिपस्टिक लगा रखी थी। मुझे तो मेकअप करने वाली लड़कियां कार्टून लगती थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे बस ऐनी जैसी सादा लो और हल्के फल्के मेकअप करने वाली लड़कियां ही पसंद आया करती थी, जो अपना इस्ल रूप मेकअप करके न छिपाती फिरें। मगर उसके जो दुस्ताने अंदाज में मेरे कंधे पर हाथ रखने पर मैं अच्छा खासा डिस्टर्ब हुआ था। मगर वो तो मेरे साथ बिल्कुल ही बेतकल्लुफ होती, सीधा मेरे साथ ही सिर्फ चांद उंच के फैसले पर टांग चढ़ाई सोफे पर बैठ गई। मुझे देखकर कहने लगी, अरे अरसलान भाई, ये क्या छप छप कर मेरी बहन को देख रहे हैं, और ये अब जी भर कर देखिए। अगर चाहते हैं तो मैं अब दोनों की अकेले में मुलाकात भी करवा देती हूँ। एक दूसरे को अच्छे से जान लीजिएगा। उसकी इस तरह की बात सुनकर मैं तो जीप सा गया था। कैसी लड़की थी ये, मुझसे पूरी 6 साल छोटी थी, मगर जबान तो देखो, तोबा तोबा मेरी अपनी भी बहनें उस उम्र की थी। मगर उन्होंने तो कभी भी उस अंदाज में हंसी मजाक मेरे सामने नहीं किए थे। हमारा घराना जरा मजहबी किस्म का था। मैंने झुझकते हुए इस लड़की की तरफ देखा और जरा दूर होकर बैठा, मगर अगले पल वो तो मेरा बाजू ही पकड़ चुकी थी। कहने लगी कि देखने में तो इतने डेशिंग किस्म के हैं और फिर इतने शर्मा क्यों रहे हैं। अरे कोई कुछ नहीं कहता, चलिए आए, मैं अब दोनों की खफिया मुलाकात करवाती हूँ। वो हंस कर बोली थी। सामने बैठी ऐनी उसे बार बार घूर कर देख रही थी। शर्म से सरख लाल उसका चेहरा हो रहा था, मगर इस लड़की पर तो शायद किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप उठ खड़ा हुआ। वो मुझे एक जानब से गुजारती हुई छत पर ले आई थी। कुछ देर बाद वहां पर ऐनी को भी भेज दिया। ऐनी को देखकर मैं उस लड़की की सारी बेतकल्फियां तो जैसे बोल ही चुका था। अभी हमने एक दूसरे से अपना तारुफ करवाना शुरू ही किया था कि जब एक जानब से गुला खंकार कर माहिन भी आ गई। अपने हाथ कमर पर रखे वो चलती सामने आकर खड़ी हुई थी। कैसी बेहिया कसम की लड़की थी। इतनी बड़ी हो गई थी मगर दोपटा करने की जरा भी जहमत नहीं की थी। वही छोटे कपड़े चस्त लिबास पहने घर के मर्दों के सामने घूम रही थी। उसे देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। वह चलती हुई आई और इंदलीब के कंधे पर अपना बाजू रख दिया, फिर सिर से लेकर पैर तक मुझे देखकर कहने लगी, अपी क्या कहती हो, लड़का तो काफ़ी अच्छा है, मासूम है, यानी मेरा बहनोई बनने लायक है। यकीन मानिए आज से पहले बहुत लड़के देखे, मगर किसी ने भी इतना दम नहीं था कि माहिदी गरेट का बहनोई बन सकता और मैं उसकी साली कहलाई जाती। उसकी योग्स भर लंबी जबान देखकर मैं बहुत कंट्रोल करता रहा कि कुछ न ही बोलूं, मगर जब इस लड़की की हद पार होने लगी तो मैंने बड़े जब्त करते हुए अंदाज में कहा कि माहीन किया कुछ वक्त मुझे और अपनी अपी को अकेला छोड़ सकती हैं। हम दोनों अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ कह रहा था, मगर बजाय मेरी बात पर ध्यान देने के आगे से फ़ौरा ताली बजाकर कहने लगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। एक लड़का और लड़की जब अकेले हों तो तीसरा शैतान भी उनके साथ होता है। ये मैं 5 मिनट के लिए अब दोनों को अकेला छोड़कर गई तो ना जाने क्या करते। फिर बात तो मुझ पर ही आएगी ना कि मैंने अब दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया था। न बाबा, ना बिल्कुल, ना मैं इस तरह के रसक नहीं ले सकती। जो भी बात करनी है अब दोनों मेरे सामने ही कीजिए। आखिर को मैं भी अब की साली हूँ।
और सालियां तो अद्धी घर वालियां होती हैं। जितना हक अब पर अपी का होगा, इससे अद्धा तो मेरा भी होगा, लिहाजा शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो मना में है बस बोल दीजिए। मेरे तो कानों से धुआं निकल चुका था। अगर मुझे आईनी पसंद ना होती और वो भी मेरे हम मजाज ना होती तो मैं तो कब का रिश्ते से इनकार करके वहाँ से जा चुका होता। मगर मसला सारा ये था कि मैं आईनी पर दिल हार चुका था। आखिरकार ऐनी की आंखें दिखाने पर वो वहाँ से जा ही चुकी थी। हम दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और लगे हाथों मैंने ऐनी को ये भी बता दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ और जल्द शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे काफ़ी खोई खोई और खामोश तबीयत लगी थी। ऐसी लड़कियां ही तो हकीकत में घर को संवार कर रखने वाली होती थी। यही सोचकर कुछ देर हम बातचीत करते रहे और फिर सबके पास दोबारा उकर बैठ गए। एक पल को मुझे यूं लगा था जैसे ऐनी कुछ ज़्यादा ही खामोश तबीयत है मेरी बात पर। बस वो जी और हाँ मैं ही जवाब देते रही। मेरे कहने पर भी वो मुझसे कुछ भी नहीं बोली थी। सोचा कि शायद ये उसकी लाज शर्म है जो अड़े उ रही है। कुछ रोज़ बाद ही शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। शादी की तैयारियां अरोज पर पहुंच चुकी थी। उसी दौरान मेरी बहन ने ही ये प्लान बनाया था। मेरा नंबर उसने ले जाकर ऐनी के मोबाइल में चपके से सेव कर दिया था और फिर ऐनी का नंबर लाकर मुझे दे दिया था कि दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लेना। शादी से 2 रोज़ पहले मुझे ऐनी की शिद्दत से याद आई थी। मैं उसकी तस्वीर को देखता हुआ तस्वीर को सीने पर रखे सोचने लगा कि ऐनी से बात करनी चाहिए। आखिर 2 रोज़ बाद वो मेरे पास होने वाली थी। पता तो चले कि वो खुश तो है ना, मेरे बारे में वो क्या ख्यालात रखती है। आखिर को हमने सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है। ये सोचकर मैंने ऐनी का नंबर मिलाया। पहले तो मुस्कान जाती रही, मगर जब फ़ोन उठा तो बजाय ऐनी की आवाज़ के ऐनी का फ़ोन माहिन ने उठाया था। गला खनकार कर इंतहाई शोख अंदाज में कहने लगी, जेजा जी रात के उस पहर किया सोचकर अपने मेरी अपी को कॉल की है। नहीं इरादे किया है अब के, साफ साफ बता दीजिए। घड़ी उस वक्त रात के 11 बजा रही है और अब अपनी होने वाली बीवी को इस पल फ़ोन करके करना किया चाहते हैं। एज तो मेरे सब्र के पैमाने लबरीज हो चुके थे। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल न कर पाया। ना जाने क्यों मुझे ये लड़की सरे से ही अच्छी नहीं लगी थी। मुझे उससे अजीब सी चढ़ और उलझन महसूस हो रही थी। मैं गुस्से से कहने लगा कि ये क्या तरीका है, कोई शर्म होती है हिया होती है, लिहाज होता है। अब मेरी बात ऐनी से करवाएं। हम दोनों एक दूसरे से अकेले में जो भी बात करें अब को उससे किया। मुझे अब जैसी लड़कियां और बार बार कबाब में हड्डी बनने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। बेहतर है कि अब मेरे मजाज से जितनी जल्दी वाकिफ़ हो जाएं इतना ही अच्छा है, वरना अब के लिए अच्छा नहीं होगा। ये अल्फाज मैंने बड़े चबा चबा कर कहे थे ताकि वो समझ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मगर अगले ही पल वह हंसी थी, हंस कर कहने लगी कि जिसे अब को समझना चाहिए वो तो गधे घोड़े बीच कर लंबी तान कर सो रही है और अब मुझे कह रहे हैं कि मैं अब के मजाज को समझो क्यों। खैर तो है शादी अपने अपी के साथ करनी है और अपने बारे में समझा मुझे रहे हैं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि या तो मैं इस लड़की को उस ज़मीन से ही उठवा देता या खुद टिकरे मार मार कर अपना गुस्सा ठंडा कर लेता। मैंने गुस्से से फ़ोन ही बंद कर दिया। मैं सोच चुका था कि शादी के बाद ऐनी को साफ साफ लफ्ज़ों में कहूँगा कि भाई मुझे तुम्हारी बहन जैसे मजाज के लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। अपनी बहन को समझा कर रखो कि मेरे साथ फरी होने की कोशिश न किया करें, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। गुस्से में तो मैं बिल्कुल ही पागल हो जाया करता हूँ। ये ना हो कि मेरे मना से कोई अलटी सीधी बात निकल जाए और तुम्हारी बहन के दिल पर लग जाए। गुस्से में ही मेरी आँख लग चुकी थी। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो ऐनी के बहुत से मैसेजेस आए हुए थे जो मुझसे कह रही थी कि मुझे अब से ज़रूरी बात करनी है, क्या अब 2 मिनट मुझसे बात करने के लिए निकाल सकते हैं। ऐनी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर सोचा कि कहीं ऐनी के नंबर से माहीन ही ना हो जो कुछ इस तरह के मैसेज कर रही हो। मैं नंबर पर कॉल बैक करने ही लगा था कि जब मेरी बहन मुझे बुलाने के लिए आ गई। नीचे हमारे सारे रिश्तेदार हो चुके थे। सबसे मिलने मिलाने में काफ़ी टाइम लग चुका था। मेरे जहन से ही निकल गया कि मैंने ऐनी से बात भी करनी है। आखिरकार इन सब से जैसे जैसे जान छड़ाकर मैं अपने कमरे में आया। जैसे ही मैंने ऐनी के नंबर पर कॉल की
तो दूसरी जानिब से मुझे ऐनी की कपकपाती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे रो रो कर उसने अपना गला ख़राब कर लिया। मैंने ऐनी की आवाज़ सुनी तो मुझे कुछ हुआ। मैं कहने लगा कि क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं, सब खैरियत है ना? मैं मानता हूँ ये वक्त हर लड़की के लिए काफ़ी तकलीफ़दह होता है। अपना घर बार छोड़कर, अपने वालिदीन को, बहन भाइयों को छोड़कर, ये न किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। मगर अब फिक्र मत करें, मैं आम लड़कों जैसा नहीं हूँ। मैं अरसलान आलमगीर हूँ। अब की अंक में शादी के बाद एक अंसो भी नहीं उन्हें दूंगा। अब को बहुत खुश रखूँगा। देखना, अब के ख़ानदान वाले अब की किस्मत पर रिश्क करेंगे कि अब को मुझ जैसा शोहर मिला। मैं अब को इतनी खुशियाँ दूंगा कि अब अपने मेके का रख ही भूल जाएंगे। मैं इस तरह की बातें करके उसे बहलाने की कोशिशों में लगा था, मगर दूसरी जानिब से रोने की आवाज़ उन्हें लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई और बात है जो उन्हें रोने पर मजबूर कर रही है। मैंने एक बार फिर ऐनी से पूछा, मगर तभी ऐनी से किसी ने फ़ोन ले लिया था और अपने कान से लगाकर कहने लगी, अपने अभी से मेरी बहन को रिलाना शुरू कर दिया है। शर्म नहीं अत्ती अब को? अरे अभी शादी हुई नहीं है, कल अब दोनों का निकाह है और अभी से मेरी बहन रो रो कर हलकान हो रही है। मुझे तो लगता है कि हमें अब के रिश्ते को लेकर नज़रसानी करनी चाहिए। क्या डिमांड कर रहे हैं, अब क्या जहीज़ मांग रहे हैं? मेरी बहन से? और अब ऐसे मिजाज के थे तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? उस लड़की की बातें सुनकर मेरा दिमाग लावा बनकर फटने वाला हो चुका था। ये लड़की बार बार मेरे सब्र को इज़मा रही थी। उसमें और ऐनी में ज़मीन इस्मान का फ़र्क था। जो बात हमने न सोची थी, न बोली थी, ये ना जाने कहां से बातें ढूंढ कर बस बोलती है, चली जा रही थी। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा कि तुमसे तो खुदा की पनाह है, लड़की फालतू का दिमाग खराब मत करो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ बदतमीजी न करूं, मगर तुम मुझे बार बार अपने साथ बदतमीजी करने पर मजबूर कर रही हो। मुझे अपनी बहन से बात करवाओ। मगर वो वहीं पर काल काट चुकी थी। काल बाद मेरा ऐनी से कोई राब्ता नहीं हुआ था। हती कि हम लोग बारात लेकर ऐनी के घर पहुंच चुके थे। सभी बहुत खुश थे। निकाह खुआं भी मौजूद थे। निकाह का वक्त हुआ तो न ही मेरे सास ससुर मुझे कहीं दिखाई दिए और न ही मुझे कहीं माहिन दिखाई दे रही थी। एक अजीब सी खामोशी वहां पर छा चुकी थी। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि जाकर पता तो करें ये ऐनी को लाने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। मगर तभी एक जानिब से मेरी सास नजर आई, जिनकी आंखें शायद रोने की वजह से सूजी हुई थी। उन्होंने मेरी माँ को इशारा किया। आधा घंटा मजीद गुजर चुका था। अब तो मेहमानों ने भी सरगोशियां करना शुरू कर दी थी। मेरी माँ भी जब राहदारी से निकलकर मेरे पास आए तो उनकी रंगत उड़ी हुई थी। मेरा दिल भी जोरों से धड़क रहा था। न जाने क्या हो चुका था। मेरी माँ मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी कि बेटा ऐनी घर से भाग चुकी है तुम्हारा। सास ससुर रो रो कर हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हम उनकी इज्जत रख लें। वो कह रहे हैं कि अब को हमारी घर से बेटी ही लेकर जानी है ना, तो उनकी छोटी बेटी निकाह करने के लिए तैयार है, उसलिए तुम ऐनी की जगह माहीन से निकाह कर लो। ये अल्फाज थे या पगला हुआ शेषा जो मेरी कानों में जबरदस्ती डाला जा रहा था। मैं कितनी ही देर सवालियां नजरों से अपनी माँ को देखता रहा। ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मैं कहने लगा कि ये अब क्या कह रही हैं, अब सोच भी कैसे सकती हैं कि ऐनी घर से भाग सकती है। यकीना ये कोई मजाक है या ये इस माहीन का कोई नया मजाक होगा। मैं तो सामने स्टेज से उतरकर राहदारियों से होता हुआ वहां पर आ चुका था, जहां पर मेरे सास ससुर खड़े थे। दोनों की आंखें भीगी हुई थी। मुझे देखकर ससुर ने अपने सिर से अपनी पगड़ी उतार कर मेरे कदमों में रखना चाहिए थी, जिसे मैं पकड़ चुका था। रोते हुए कहने लगे कि मेरी बेटी घर से भाग चुकी है, खुदा के वास्ते हमारी इज्जत रख लें। एक बेटी तो इज्जत पर दाग लगाकर चली गई। हम अब के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारी बची हुई इज्जत रख लीजिए, हमारी दूसरी बेटी को ब्याह कर अपने साथ ले जाए। हम अब का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मेरे माँ बाप को भी यही बेहतर लगा था, क्योंकि बारात वापस जाना सिर्फ लड़की वालों का नहीं बल्कि लड़के वालों के लिए भी काफ़ी बदनामी का बात था। मगर कोई मुझसे तो पूछता कि इस वक्त मेरे दिल में चल किया रहा था। माहीन को अपने निकाह में दाखिल करना मेरे लिए नामुमकिन सी बात थी। मुझे माहीन से नफ़रत थी, शदीद नफ़रत, और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यह मुझे पहले से ही पसंद करती है। जिन नज़रों से यह मुझे देखा करती थी, मेरे करीब आया करती थी, मुझे उसके दिल में पहले से ही चोर लगता था। मगर अपने माँ बाप
और सास ससुर के सामने खामोश रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने माहीन को अपने निकाह में कबूल किया था। सारे मेहमान चगमुइयाँ कर रहे थे। धीरे धीरे सभी अपने घरों को भी चले गए। मेरे बराबर में दुल्हन बनी बैठी माहीन से बार बार सवाल कर रहे थे कि क्या तुम्हें कुछ पता है, आईनी कधर है। मगर वह रोते हुए यह कह रही थी कि मुझे इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। वो कहाँ गई है, मैं उसकी मुकारी जानता था। यह सिर्फ और सिर्फ उसका झूठ था। मुझसे शादी करने के लिए उसने ये पूरा प्लान बनाया था ताकि मुझसे शादी कर सके। ना जाने मासूम आईनी को उसने कधर छिपा रखा था। सारी रात में सो नहीं सका था। मैं पहली बार किसी लड़की के साथ इस कदर सख्ती से पेश आया था। मैं सख्ती से ही उससे पूछ रहा था कि बताओ आईनी कहाँ है, क्या क्या है तुमने आईनी के साथ। मगर वो रोती हुई हाथ जोड़कर यही कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता, अब क्यों बार बार मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसके आंसुओं को देखकर मुझे फिर भी उस पर रहम न आया और मैं उसका मन्ना दबूज कर कहने लगा, क्योंकि तुम मुझे पसंद करती थी, तुम्हारी नज़र पहली मुझ पर थी। तुम जैसी शोख मजाज लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी बहन तो बेहद मासूम थी। सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए तुमने ये पूरा प्लान बनाया। समझ ही तुम मेरी इस बात पर उसकी आंखों में भी गुस्सा सा उतरा था। अभी तक रोती हुई ड्रामे कर रही माहीन अपना असल चेहरा दिखाने लगी। मेरा हाथ छड़ा कर कहने लगी, अब खुद को समझते क्या हैं। सबके सामने नेक बनने का लबादा ओढ़कर घूमते रहे और अब मैं जो अब के निकाह में आ गई हूँ तो अपनी बेवी के साथ ऐसे जानवरों वाला सलूक कर रहे हैं। मेरे आइडल कभी भी अब जैसा शख्स था ही नहीं। पता नहीं किन ख्वाबों में जी रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पर आई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए आई हूँ। उनकी कस्में हैं जो मुझे यहाँ पर रोके रखी हुई हैं और मजबूरा सारी ज़िंदगी मुझे अब के साथ अपना घर बसाना पड़ेगा। ये सुनकर मैं जैसे चुप सा हो चुका था। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो घर का माहौल ही बड़ा अजीब था। सारे रिश्तेदार खसर फुसर कर रहे थे। वलेमे का फंक्शन भी जैसे तैसे निपट ही गया था। सबने ही माहीन उनकी बहुत तारीफ़ें की थी, मगर वो मुझे एक ऊँख भी नहीं बाई थी। मेरे माँ बाप ने भी धीरे धीरे उसे अपनी बहू तस्लीम कर लिया। कहने लगे कि अरे हम तो इस आईनी को ही अच्छा समझते थे, मगर देखो तो कैसी लड़की निकली। माँ बाप का नाम डिबू कर चली गई और ये बेशक शरारती है, रौनक लगाने वाली लड़की है, मगर देखो तो अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए कितना बड़ा कदम उठा गई है। मेरी माँ तो उसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करने लगी थी, मगर मेरे दिल में वो कभी भी जगह नहीं बना सकती थी। इतना तो मैं जानता था। इस रोज़ जब मैं घर आया तो कमरे का दरवाज़ा खोलते ही तेज़ परफ्यूम की खुशबू ने मेरे सर में शदीद दर्द की टेस उठाई थी। एक वैसे ही अफस में काम कर करके थक चुका था। फिर उस तेज़ खुशबू ने मुझे मज़ीद बेचैन कर दिया। सामने देखा तो आईने के सामने बिल्कुल दुल्हन जैसी तैयार माहीन खड़ी थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वह उस वक्त क़यामत उठा रही थी। बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर मैं फिर भी उससे नज़रें फेर गया। उसे देखकर मेरा दिल बार बार बेचैन हो रहा था। मुझे कह रहा था कि मैं उसके पास जाऊं, उसे अपना हक वसूल करूं। आखिर को वो मेरी बीवी थी और मेरे लिए जायज़ थी, मगर मैं जानता था ये सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की चाल है। मैं गुस्से से उसके करीब गया, कहने लगा कि ये किसके लिए उतना तैयार हुई हो। जवाब में वो झिझकते हुए कहने लगी कि वो अरसलान मुझे आंटी ने कहा था कि मैं आपके लिए तैयार हो जाऊं। शादी के बाद लड़की को सज सनोर कर रहना चाहिए ताकि वो अपने शौहर का जी लभा सके। अभी उसने ये बात की थी कि मैंने उसे घोर कर देखा। कहने लगा कि उन सब से क्या होगा, मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुसलत कर दी गई हो। क्या इतना काफ़ी नहीं है? और क्या चाहती हो तुम उतारो, ये सब कुछ मुझे नहीं पसंद। ये मेकअप, ये तैयार होना। मैंने बड़ी ही फिरती से उसके होंठों को मसल दिया था, उसके कानों में मौजूद बालियों को खींच डाला। सारा मेकअप बिगाड़कर मैंने उसे फर्श पर फेंका था। कहने लगा कि तुम कभी भी मेरी ज़िंदगी में वो मकाम नहीं हासिल कर पाओगी जो आईनी का था। बार बार मेरे मना से आईनी का नाम सुनकर शायद वो भी तंग पड़ चुकी थी। फूरा उठकर कहने लगी कि आइंदा के बाद अब मेरे सामने आईनी का नाम नहीं लेंगे। अब मेरे शोहर हैं, चाहे जैसे भी। अब के लिए तो बहुत आसान है,
दूसरी शादी कर लेना, अपनी ज़िंदगी शुरू कर लेना। लेकिन मेरा जीना मरना अब के साथ है। हमारे ख़ानदान में लड़कियां खला लेकर घर नहीं अय्या करती, जिस घर में उनकी रुखसती होती है फिर जनाजा भी वहीं से उठता है। ये हकीकत अब जितनी जल्दी तस्लीम कर लें इतना बेहतर है। समझे अब वो मेरे सामने ज़बान चलाकर जा चुकी थी और मैं भी ये खुद से वादा कर चुका था कि इस लड़की को कभी भी अपनी बीवी की दर्जे पर फ़ायद नहीं करूँगा। चांद रोज़ ही गुज़र चुके थे। मैंने शादी के बाद उसके रवैये में वाज़ेह फ़र्क देखा था। शादी से पहले जो शोख मजाजी माहीन के मजाज में थी, शादी के बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह चुकी थी। उसने मेरे साथ इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की थी। अभी भी जब मैं घर आया था तो वो किचन में मसरूफ़ मेरी पसंद का खाना बना रही थी। वो जो तंग चस्त कपड़े पहले पहना करती थी, अब डेली ढाले कपड़े पहनकर सर पर दोपट्टा ओढ़कर मेरे सामने आया करती। पहले जो कुछ देर के लिए मैं अपने ससुराल गया था तो वहाँ पर पूरे घर में माहीन की बातों का ही शोर था, मगर शादी के बाद तो जैसे वो बदल ही चुकी थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि मेरे दिल में जगह बना सके। वो अपना अब तो जैसे बहुत पीछे की भूल ही चुकी थी। मैं भी कब तक सख्त रवैया रखता। मेरी माँ भी मुझे समझाती रहती। मेरा दिल भी धीरे धीरे मोम पड़ने ही लगा। मगर इस रात जो कुछ हुआ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कर गुज़र जाऊंगा। मैं अपनी माँ के कहने पर उज मामूल से हटकर जल्दी घर ही आ रहा था, क्योंकि वो अपने एक जानने वालों के यहाँ शादी अटेंड करने जा रही थी। मेरी दोनों बहनें भी उनके साथ ही थी। अभी मैं रास्ते में ही था कि जब तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। बारिश ने एक अजीब ही रोमांटिक मौसम बना दिया था। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। घर में दाखिल होते जो मैंने मंजर देखा वो मेरे होश उड़ा चुका था। घर में अकेला होने का पूरा फ़ायदा माहीन उठा रही थी। बारिश में घूमती वो आँखें बंद किए आ रही थी। उसने जो लिबास पहन रखा था वो उसके वजूद पर चपक चुका था। उसे कोई होश नहीं थी कि मैं उससे कुछ दूरी पर खड़ा उसे देख रहा हूँ। जो भी थी वह इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी और मेरी बीवी होकर तो वो मेरे जज्बात को मज़ीद भड़का रही थी। मेरे लिए मज़ीद खुद पर काबू करना मुश्किल हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी शहर के ज़ेर असर हो। धीरे धीरे कदम उठाता मैं उसके करीब जाने लगा, यहाँ तक कि बिल्कुल उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अपने पास मेरी मौजूदगी महसूस करके उसने फ़ौरा आँखें खोली थी। उसके साथ बारिश में मैं भी भीग चुका था। मुझे देखकर वो फ़ौरा घबरा कर कहने लगे कि अब कब आए, माफ़ कीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि उससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती मैं उसके लबों पर अपनी अंगली रख गया। कहने लगा कि नहीं, मज़ीद कुछ मत बोलना। उसके नशीब व फराज पर एक नज़र डालने के बाद मैंने अपनी हदूद पार करना शुरू कर दी। कभी सोचा नहीं था, जिससे मैं शदीद नफ़रत करता था, जिसकी आवाज़ सुनकर ही मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, इस लड़की के साथ मैं अपनी ज़िंदगी का आगाज़ भी कर सकता हूँ। मेरी सारी कस्में, सारी बातें पल भर में छोड़ कर हुआ हो चुके थे। मैं इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी के रूप में कबूल कर गया। अगली सुबह जब मेरी ऊँख खुली तो गुज़श्ता रात के लम्हात याद करके मैं अजीब सी झकझक महसूस कर रहा था। मेरे पहलों में सो रही माहीन के चेहरे पर एक नज़र डाली जहाँ पर बुला की खूबसूरती थी, मगर इस बात पर भी गुस्सा मुझे ही उसी पर आया था। मैं अगले पल उसे ज़ोर से धिका दे दिया। वो बेड से गिरती गिरती बची थी, आँखें सूजी हुई थी। खुमार आलूद आवाज़ में कहने लगी कि क्या हुआ है, अब मैंने क्या कर दिया। नींद की वजह से वो चिकराती हुई बेड का सहारा लेने लगी तो मैं गुस्से से कहने लगा कि ये चाहती थी ना तुम्हें पहले से पता था कि मैं घर उराक को रहा बाबास ही हूँ, और देखो कैसा प्लान बनाया तुमने मुझे अपना दीवाना बनाने के लिए। मेरे साथ रात गुजारने के लिए जानबूझकर ये सब कुछ किया तुमने, ताकि मुझे हासिल कर सकूं। चाहती क्या हो तुम, क्यों मेरे इतने करीब रही हो और रही वाली तराही हो, मुझे खुद के करीब होने पर मजबूर कर रही हो। मैं जानता था कि मैं खुद बहका, मगर फिर भी मैं गुज़श्ता रात का सहारा मलबा उसी पर गिराना चाहता था। शायद उससे मैं अपने ज़मीर को कुछ ठंडा कर पाता, मगर अगले ही पल बग़ैर मेरे गुस्से से डरे वो मेरा गिरबान पकड़ चुकी थी।
गरीबान पकड़कर कहने लगी कि खुद को समझते क्या हैं, अब मैं कोई आपकी सर खरीद गुलाम हूँ। पिछले 2 महीनों से चुपचाप अब की जी हुजूरी कर रही हूँ, इसलिए ताकि किसी तरह अब जैसे शक्ल से मौलवी और करतूतों से इस्तग़फ़िरुल्लाह शैतान लगने वाले शख्स का दिल जीतूँ, ताकि मौने अब मुझे छोड़ ना सकें। मेरी ज़िंदगी बस जाए अब के साथ, मगर अब हर हद पार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, अब के नज़दीक एक शरारती चंचल शोख मजाज लड़की क्या बद करदार होती है। हर कोई अब की तरह और इस ऐनी की तरह सड़ील में हो सकता। हकीकत में अब दोनों ही मुनाफिक दोगले हो, 2 चेहरे रखने वाले हो। वो दुनिया के सामने मासूम बनकर मासूमियात का ढोंग रचाती रही, सबकी नज़रों में अच्छी बनी रही, और हकीकत में माँ बाप की इज्जत को रोंद कर चली गई। और उसके हस्से के खामियां से मुझे भुगतने पड़ रहे हैं, और मैं जो दिल में महसूस करती हूँ वो मना पर कह देती हूँ। तो मेरे साथ ये सब कुछ, ये कहते हुए उसकी आंखें भीग चुकी थी, मगर ऐनी का नाम सुनकर मुझे कुछ हुआ था। मैंने अगले पल ससे कुंधों से थामा और कहने लगा कि जो भी कहना वो बाद में कहना, मगर जब तक कड़ी से कड़ी नहीं मिलती मुझे हकीकत का इल्म नहीं होता कि तुमने अपनी बहन के साथ किया मौका पर उसे कहाँ गायब कर दिया, तब तक मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सोई अभी तक वहीं पर अटकी है कि अचानक आईनी जैसी मासूम लड़की कहाँ जा सकती है। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आ चुका था। कहने लगी कि मासूम नहीं है, वो हकीकत बताऊंगी ना, तो जो मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहे हैं ना, सब कुछ झाग बनकर अड़ जाएगी नहीं करती थी वह आपको पसंद। इसके दिल में कोई और था जिसके साथ भागकर वह सबकी नाक कटवा कर चली गई। उसके अल्फाज मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल चुके थे। मैं कहने लगा कि होश में तो हो, ये क्या बकवास किए जा रही हो, मगर मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि सच कह रही हूँ, वरना अब तक मेरे बाबा अपने उसर व रसूख इस्तेमाल करके उसे ढूंढ चुके होते। वो जानते हैं वो कहाँ पर है, तभी तो उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी हैं और कह चुके हैं कि दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखेंगे। वो यूनिवर्सिटी के ही एक लड़के को पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, मगर वो हमारी बरादरी का लड़का नहीं था। 2 बार उसके घर वाले हमारे घर आए, मगर हर बार हमारे बाबा ने उन्हें जलील करके घर से निकाल दिया। एक बार जब वो लड़का हमारे घर तक आया तो हमारी फुफो ने उसे देख लिया था, जिसके बाद पूरे ख़ानदान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ख़ानदान की वो लड़के जो मेरी बहन की मासूमियत देखकर उससे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे, सब ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया, और पीछे बच्चे तो बस रसवाई, बस मेरे माँ बाप जल्द अज जल्द इसका रिश्ता करवाकर उसे चलता करना चाहते थे। तभी उन्होंने रिश्ते वाली से कहलवाकर रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। मगर देखिए, अब के साथ रिश्ता तय हुआ तो हुआ, मगर वो ऐन शादी वाले दिन माँ बाप की इज्जत रौंद कर इस लड़के के साथ भाग कर चली गई, और जाने से पहले मुझे माँ बाप की कसम दे गई कि मैं अब से शादी कर लूँ, माँ बाप की इज्जत रख लूँ। खुद तो वहाँ वो अपने शोहर के साथ रंग रलियाँ मना रही है, शादी करके हनीमून पर दूसरे मलक चली गई है, और यहाँ मैं सो जत्न खा रही हूँ कि खुद से सालों बड़े शोहर को खुश रख सकूँ, इसके दिल में जगह बना सकूँ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब मैंने अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी देकर अब को अपना लिया, हालांकि अब मेरी ख्वाबों के शहजादे जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो फिर अब क्यों नहीं मुझे अपना सकते। वो एक सांस में सब कुछ बोले जा रही थी, फोड़ कर रो रही थी, और मैं बत बना उसकी सारी बातें सुन रहा था। वाकई जो दिखता था वैसा होता नहीं था। मैं एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। ऐनी की असलियत खुलकर मेरे सामने आ चुकी थी, और मैं हैरान था कि कैसे इस लड़की की मासूमियत को देखकर उस पर दिल हार बैठा। धीरे धीरे मेरा रवैया माहीन के साथ ठीक होने लगा। उसने खुद को ऐनी जैसा बनाने की भरपूर कोशिश की थी ताकि मेरा दिल जीत सके, लेकिन जब मेरे दिल में उसकी मोहब्बत पनपने लगी तो मुझे वो सादा मासूमियत भरी नहीं बल्कि शोख चंचल मजाज ही चाहिए थी, जैसे वो पहली मर्तबा मेरे सामने आई थी। इस रोज़ जब मैं घर आया तो घर उठे मैंने एक नज़र उसे देखा जो किचन में खाना बनाने के लिए जाने वाली थी। मैं कहने लगा कि किचन में खुआर होने की ज़रूरत नहीं है, आज मेरा दिल बाहर के खाना खाने को है। मेरी बात सुनकर उसने हैरत से देखा, फिर कहने लगे कि अच्छा ठीक है, जाकर खा लें।
मगर मैं अपने लिए तो रोटी बनाऊं में उसका हाथ थाम कर उसे कमरे में ले आया और अलमारी से खूबसूरत सा शोख रंग का जोड़ा निकाल कर कहने लगा कि ये पहनो और इन चिड़िया के घोंसले बने बालों को भी ठीक करो। किया तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि नहीं नवेली दुल्हन कैसे रहती है, शोहर का दिल कैसे लुभाया जाता है। मेरी बातों पर वो जितना हैरान होती इतना कम था। मैं उसे डांट कर ये सब कुछ कह रहा था। वो मेरे पसंद किए कपड़े पहनने के बाद मेकअप करके मेरे सामने आई थी, बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। मैंने उसका हाथ थामा और अपने साथ एक रोमांटिक से कैंडल लाइट डिनर पर ले गया। अभी तक वो आंखें झमका कर ये कह रही थी कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, मगर मैं कह रहा था कि नहीं, जितने ख्वाब देखने थे वो देख चुकी हो, अब सब कुछ हकीकत है। क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हारा आइडियल लड़का नहीं हूँ? आज मुझे बताओ कैसे लड़के पसंद थे तुम्हें? मेरी इस बात पर वो थोड़ी झिझकी थी, लेकिन अगले पल हंस कर कहने लगी कि जैसे भी थे बस ख्वाब व ख्यालों में थे, मगर हकीकत में अब अन सबसे ज़्यादा अमदा हो समदा हो। उसकी बात पर मैं भी मुस्कुरा गया था। हम दोनों बेहद खुश थे। जैसे ही रेस्टोरेंट से निकलने लगे तो दूर मेरी नज़र एक कपल पर पड़ी। वो आईनी थी जो अपने शोहर की बाहों में बाहें डाले मुस्कराती वहाँ से गुजर कर जा रही थी। मैं गहरी सांस खारिज करके रह गया। फिर एक नज़र अपने साथ खड़ी माहीन को देखा। बेशक अल्लाह ताला ने मुझे जो अता किया था वो बेहतरीन था। मेरी ज़िंदगी में रौनक आ चुकी थी। जिस रोज़ माहीन मेके चली जाती, इस रोज़ तो जैसे ये घर मुझे काटने को दौड़ता था। मैं उसका आदी हो चुका था। अब तो जैसे एक पल भी मेरा उसके बग़ैर गुजारना मुश्किल हो चुका है। चंद रोज़ पहले ही मुझे खबर मिली है कि मैं बाबा बनने वाला हूँ, और इतनी बड़ी खुशी मिलने का सोचकर ही मैंने खुद से वादा किया है कि मैं अपनी बेवी माहीन को हमेशा खुश रखूँगा, कभी भी उसे कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा।